हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर्स की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ख़बर जो है वो गाज़ा से है, यानी कि जो गाज़ा की महिलाएं हैं उनसे रिलेटेड है। वुमेन इन गाज़ा से दे वेयर प्रॉमिस्ड फूड, मनी और वर्क इन एक्सचेंज फॉर सेक्सुअल इंटरेक्शंस। यानी कि जो गाज़ा की महिलाएं हैं उनसे प्रॉमिस की जा रही है कि अगर वो उनको खाना चाहिए और अगर उनको पैसा चाहिए और उनको कोई भी काम चाहिए ताकि वो उसका काम को करके मतलब एक तरीके से अपने परिवार को चला सकें, अगर ये सारे चीज़ें उनको चाहिए, सारी फैसिलिटी उनको चाहिए, तो फिर उनको सेक्सुअल इंटरेक्शन करना होगा। यानी कि उनके बदले में उनको एक तरीके से यौन संबंध बनाने होंगे। इस चीज़ के लिए उनको कहा जा रहा है। देखते हैं आखिर ये खबर क्या है। इनकी गाज़ा में चल रहे मानवीय संकट के बीच महिलाओं के यौन शोषण की हालिया खबरें एक गंभीर मुद्दे को उजागर करती हैं, जो कि संघर्ष, लैंगिक असुरक्षा और सहायता पर निर्भरता के चौराहे पर हैं। स्थानीय पुरुष जो कि अक्सर सहायता वितरण से जुड़े हैं, ज़रूरतमंद महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। यानी कि वो लोग जो कि मतलब एक तरीके से महिलाओं के, वहाँ के जो बच्चे हैं, गाज़ा के जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, अगर वो उनका एक तरीके से उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो फिर वो इस चीज़ को भी आगे बढ़ा रहे हैं कि उनका शोषण करके उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और उन्हें भोजन, पैसे और नौकरी के बदले में यौन संबंधों का लालच दे रहे हैं। यह मुद्दा न केवल स्थानीय है बल्कि ये संघर्ष क्षेत्रों में व्यापक व्यवस्थागत विफलताओं का प्रतीक है। घटना का तथ्य सारांश की अगर हम बात करें तो एसोसिएटेड प्रेस यानी कि एपी की जांच हुई है, जिसके अंतर्गत 6 महिलाओं की गुमनाम गवाही और 4 फ़िलिस्तीनी मनोवैज्ञानिकों की जानकारी शामिल है। गाज़ा के विस्थापन शिविरों और सहायता लाइनों में यौन उत्पीड़न और शोषण में वृद्धि को ये उजागर करती हैं। आरोप और पैटर्न की बात करें तो महिलाओं ने बताया है कि सहायता पंजीकरण के दौरान एकत्र किए गए फ़ोन नंबरों के ज़रिए उनसे संपर्क किया गया है और उनके साथ, महिलाओं के साथ ये प्रस्ताव रखे गए हैं, ये प्रस्ताव उनके साथ स्पष्ट किए गए हैं कि मुझे तुम्हें छूने दो, इस तरीके की उनसे बातें की गई हैं। और साथ ही उसे लेकर के छुपे हुए, यानी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या फिर चलो समुद्र के पास कहीं चलें, इस तरह के जो है वो जिसका मतलब उनके साथ प्रस्ताव इस तरह के रखे जा रहे हैं, जिसका मतलब सीधे यौन संबंध से है। अपराधी स्थानीय फ़िलिस्तीनी पुरुष हैं, यानी कि ये जो अपराध कर रहे हैं वो स्थानीय या तो फ़िलिस्तीनी पुरुष हैं और इसमें कुछ बाहर के लोग भी शामिल हैं, जिनमें से मतलब जो स्थानीय फ़िलिस्तीनी जो पुरुष हैं, वहाँ की जो पुरुष हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं, उसके अंतर्गत एक तो सहायता कर्मी हैं, आश्रय प्रमुख हैं, ठेकेदार हैं और सहायक और सामुदायिक संपर्क जो है वो शामिल है। इसके अलावा 4 मामलों में संयुक्त राष्ट्र यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन एजेंसियों से जुड़े पुरुष शामिल थे। उदाहरण के लिए एक ने यूएन चिन्हित वाहन चलाया था, दूसरे ने यूएनआरडब्ल्यूए की वर्दी पहनी थी। यानी कि जो यूएनआरडब्ल्यू है वो एक पूरे विश्व में यानी कि खासकर जो गाज़ा है, फ़िलिस्तीन है, वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए एक संस्था है। वहाँ पर अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है खाने की या फिर किसी भी मतलब चिकित्सा वगैरह या फिर किसी भी उनको चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो यूएनआरडब्ल्यूए की जो टीम है वो उनको प्रदान करती है। लेकिन वही लोग जो ये काम कर रहे हैं, उनको सहायता प्रदान करने का उनकी जिम्मेदारी दी गई है, वही लोग इस काम को कर रहे हैं कि महिलाओं का शोषण वो कर रहे हैं। और मतलब कि उनमें से एक जो व्यक्ति है यूएनआरडब्ल्यूए का व्यक्ति था और सभी प्रस्तावों का परिणाम हमले में नहीं हुआ है, लेकिन 5 महिलाओं ने मना कर दिया। यानी कि ये सारे जो काम हैं वो एक तरीके से प्रस्तावों का परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें से जो यानी कि जिन महिलाओं से ये बात कही गई थी उनमें से 5 महिलाओं ने मना कर दिया था, लेकिन एक ने डर की वजह से और सहायता से वंचित होने की वजह से और एक तरीके से उनके अंदर भय था उस महिला के अंदर कि उनको मतलब क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वहाँ के जो लोग हैं एक तरीके से भूखमरी से मर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक महिला ने जो है वो भय की वजह से मजबूरन जो है वो संबंध बना लिए थे। अब मनोवैज्ञानिकों ने अक्टूबर 2023 से दर्जनों मामले इस तरह के दर्ज किए हैं, जिनमें से गर्भधारण करना और परिवारों का टूट जाना इसके अंतर्गत शामिल है, जिसमें से कि जो पति हैं उन्होंने पत्नियों को घर से निकाल दिया है और ये इसके अंतर्गत शामिल है। और युद्ध से पहले ऐसे बहुत मामले जो हैं वो बहुत ही कम आते थे, यानी कि जब ये फ़िलिस्तीन और इजराइल का जब युद्ध नहीं हो रहा था तब ऐसे जो मामले हैं वो 1 साल में 1 या 2 आ जाते थे। लेकिन अब जो है वो इसके एक तरीके से बढ़ती भुखमरी
भुखमरी की वजह से एक तरीके से पूरा नाटक सा बन गया और यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह के जो है वो मामले आ रहे हैं। और विशिष्ट गवाहियों की बात करें तो एक 38 वर्षीय 6 बच्चे की मतलब एक 38 वर्षीय 6 बच्चों की माँ मतलब उसने पति से अलग होने को नवंबर 2023 में नौकरी के वादे से उसको लुभाया गया था, यानी कि उसको अलग कर दिया गया था उस परिवार से। और एक खाली अपार्टमेंट में फंसने के बाद उसने डर से यौन संबंध बना लिए थे, जिसके बदले में 100 शेकेल यानी कि लगभग $30 के आसपास उसको जब वो दिए गए। और उसके बाद में भोजन, दवा और अंततः 6 महीने के UNRWA की नौकरी मिली थी, यानी कि जो एक तरीके से सुरक्षा की जो नौकरी होती है वो उस महिला को दी गई थी। और वह पुरुष UN वाहन चलाने वाला था और 2025 की गर्मियों तक फ़ोन कॉल यानी कि फ़ोन कॉल और फ़ोटो के ज़रिए जो है वो उसका उत्पीड़न करता रहा। और एक जो दूसरी महिला थी वो एक 35 वर्षीय विधवा थी, जो उसको अक्टूबर 2024 में UNRWA की वर्दी पहने कार्यकर्ता ने अश्लील कॉल किए थे उसके पास, और जो कि परिवार की पूछताछ से शुरू होकर और स्पष्ट जो उस व्यक्ति की मांग थी वहाँ तक वो बढ़ गए थे। और उसने लेकिन उस महिला ने मना कर दिया था कि, और उसे साथ में ब्लॉक भी कर दिया था जिस व्यक्ति ने उसके महिला के पास कॉल इस तरह के किए थे, अश्लील कॉल किए थे। तो उस महिला ने उसको मतलब मना कर दिया और फिर उसको ब्लॉक भी कर दिया था। और UNRWA को मौखिक उसने शिकायत की थी उस महिला ने, लेकिन क्योंकि उस महिला के पास उसने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, इस वजह से रिकॉर्डिंग न होने के कारण उसको खारिज कर दिया गया, यानी कि उसको माना ही नहीं गया कि उसने इस तरह की जो है वो बात किसी व्यक्ति ने की होगी। अन्य मामलों की बात करें तो एक 35 वर्षीय मां ने आश्रय प्रमुख के भोजन के बदले में सेक्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। और एक 29 वर्षीय महिला थी, उसने बच्चों के लिए पूरक भोजन के लिए बार बार शादी के प्रस्ताव उसको झेलने पड़े थे। और अगर हम देखें इसके संदर्भ में पूरी पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो इजराइल हमास युद्ध इनकी जो 2023 से चल रहा है, उसमें अक्टूबर 2023 में हमास के हमले और इजराइल की जवाबी सैन्य कार्रवाई की गाज़ा को तबाह कर दिया। और UN यानी कि यूनाइटेड नेशन के अनुसार 90% आबादी जो है वो विस्थापित है और 1.8 मिलियन लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। और बुनियादी ढांचा जिसके अंतर्गत स्कूल, अस्पताल, आश्रय जो है ये सब नष्ट हो चुके हैं, जो कि वहाँ के बुनियादी ढांचे यानी कि हर जगह के बुनियादी ढांचे होते हैं। सहायता वितरण इससे बाधित हो गया और जिससे काला बाजारी और शक्ति जो है वो का जो असंतुलन है वो बढ़ गया है। महिलाओं की असुरक्षा की बात करें तो गाज़ा में युद्ध ने महिलाओं को विशेष रूप से प्रभावित किया है। विधवाएं, तलाकशुदा या पति से अलग हुई महिलाएं जो कि परिवार का पालन पोषण करती हैं, सबसे अधिक जोखिम में हैं। सामाजिक कलंक उन पर लगे हुए हैं और पारंपरिक लैंगिक मानदंड की शिकायतों की वजह से वो एक तरीके से उनको दबाया जा रहा है। और सहायता प्रणालियों में कमी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो UNRWA और अन्य सहायता एजेंसियाँ जो हैं उन्होंने गाज़ा में मतलब वहाँ की जो गाज़ा में जीवन रेखा है, लेकिन सीमित संसाधन, भ्रष्टाचार और निगरानी की कमी ने शोषण के लिए ज़मीन तैयार की है। पुरुषों द्वारा सहायता पंजीकरण डेटा जिसमें कि फ़ोन नंबर का दुरुपयोग एक व्यवस्थित खामी को दर्शाता है, यानी कि वहाँ की जो महिलाएं हैं उनका एक तरीके से फ़ोन नंबर जब्त कर लिया गया है और उनके पास उनका जो डेटा है वो मतलब विस्थापित किया जा रहा है, यानी कि दूसरे तक पहुंचाया जा रहा है। और ये सारी जो है कमियां हैं वो वहाँ की सहायता प्रणाली की कमियां हैं। और अगर हम देखें कि मतलब अगर किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के हम इस खबर को देखें, इसमें से UPSC के लिए हो चाहे वो PCS के लिए हो, अगर हम उस मतलब एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर हम इस खबर का विश्लेषण करें तो सामाजिक और लैंगिक आयाम में जो लैंगिक असमानता है, यानी कि ये मामला युद्ध क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा को उजागर करता है, जहां पर भोजन और सुरक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतें हथियार बन जाती हैं। और ये सामाजिक संरचनाओं यानी कि पितृसत्ता कलंक को दर्शाता है, जो कि महिलाओं को चुप रहने के लिए मजबूर कर देता है। मानवाधिकार उल्लंघन वहाँ पर हो रहा है, यानी कि यौन शोषण CEDAW यानी कि कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स इन डिस्क्रिमिनेशन एजेंट वुमेन, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है। और UNSC रिजोल्यूशन, यानी कि ये जो संस्थाएं हैं ये 1325 में जो कि मतलब UNSC रिजोल्यूशन 1325 की जो बनी हुई है, ये महिलाएं शांति और सुरक्षा के लिए, यानी कि जो ये सारे दोनों जो एक तरीके की
मतलब संस्थाएं बनी हुई हैं CEDAW और UNSC की, ये महिलाओं के लिए, शांति के लिए और सुरक्षा के लिए बनी हुई है, लेकिन ये इसका उल्लंघन करता है, यानी कि ये बनी हुई है। और ये जो खबर है वो इन दोनों का उल्लंघन करता है, जो कि संघर्ष में महिलाओं की सुरक्षा पर इसमें जोर देता है। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो गर्भधारण और परिवारों के टूटने की वजह से और सामुदायिक विश्वास का जो है वो नुकसान हुआ है, और सामाजिक ताने बाने जो है को भी कमज़ोर कर दिया है इसने। और साथ ही जो दीर्घकालिक पुनर्वास यानी कि एक लंबे टाइम की जो पुनर्वास चुनौती मतलब है, ये काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। और मतलब अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति के दृष्टि से तो UN की भूमिका और जवाबदेही की बात करते हैं तो UNRWA यानी कि जो एक संस्था है और अन्य UN एजेंसियां इन पर सवाल उठते हैं, क्योंकि अगर ये इस काम के लिए बनी हुई हैं तो फिर ये क्या कर रही हैं, इन पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हैं, क्योंकि उनके कर्मी संबंधित व्यक्ति इसमें शामिल हैं। यानी कि जिन लोगों को इसकी सुरक्षा के लिए छोड़ा गया है वो लोग भी इसके अंतर्गत इस तरह के कार्य कर रहे हैं, तो इन पर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं। और UN की शून्य सहिष्णुता नीति के बावजूद शिकायत तंत्र जैसे रिकॉर्डिंग की मांग अप्रभावी है, यानी कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि अगर इस तरह की जो संस्थाएं अगर वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ की सुरक्षा के लिए मौजूद है, पहली बात तो वहाँ पर इस तरह के काम क्यों हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर वहाँ पर इस तरह के काम हो भी रहे हैं, इनके जो लोग हैं वहाँ पर कर रहे हैं, तो फिर वो रिकॉर्डिंग की मांग क्यों करते हैं। कि अगर महिलाएं हैं, अगर वहाँ पर सुरक्षा के लिए एक तरीके से मांग कर रहे हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए और इस तरह की शिकायतें वो कर रही हैं, तो फिर उनसे एक तरीके से सबूत इस तरह के क्यों मांगे जा रहे हैं और उन पर जो ध्यान है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है। इतने सारे जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं। और इजराइल फ़िलिस्तीन जो है वो संकट की अगर हम बात करें तो ये मुद्दा गाज़ा में लंबे समय से चला आ रहा है, यानी कि मतलब एक तरीके से पूरा ये संकट का हिस्सा जो है वो बन गया है। और इजराइल की नाकाबंदी और हमास की शासन व्यवस्था ने मानवीय संकट को बढ़ा दिया है, जिससे कि शोषण के लिए परिस्थितियां बन गई हैं। भारत की अगर हम स्थिति की बात करें तो भारत ने इजराइल फ़िलिस्तीन मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाया है, यानी कि फ़िलिस्तीनी कारण का समर्थन करते हुए और इजराइल के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखा है। भारत UNRWA को वित्तीय सहायता देता है और मानवीय संकटों पर वैश्विक मंचों जिसमें कि UNGA और UNSC है उसमें मानवाधिकारों की वकालत भी करता है। और ये भारत की वसुधैव कुटुंबकम और दक्षिण सहयोग की नीति को दर्शाता है, यानी कि ये जो वसुधैव कुटुंबकम नीति है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, जो कि एक तरीके से पूरी शांति बनाए रखने के लिए इस कार्य करती है। यानी कि जब बहुत ही पुराना टाइम था, आर्य समाज का टाइम था, तो उस टाइम की ये नीति है वसुधैव कुटुंबकम। तो ये इस तरह के कार्य करती है कि मतलब पूरे काम जो है वो शांति के साथ और जो है एक तरीके से मित्रता के साथ हो जाए। तो ये सारी जो पूरी खबर है जो कि भारत एक तरीके से दोनों के साथ संतुलित रुख अपना रहा है, ये इसी चीज़ को दर्शाती है कि वो वसुधैव कुटुंबकम नीति को अपना रहा है भारत। और नैतिकता और शासन की अगर हम बात करें तो नैतिक उल्लंघन इसमें किया गया है, यानी कि सहायता वितरण में शक्ति का दुरुपयोग और कमज़ोर आबादी का शोषण नैतिकता की कमी को दर्शाता है, यानी कि वहाँ पर जो है वो नैतिकता की बहुत ज़्यादा कमी है। और ये सहायता कर्मियों में जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर करता है। संस्थागत विफलता की अगर हम बात करें तो UN और स्थानीय स्वशासन द्वारा शिकायत तंत्र की कमी और पीड़ितों को खारिज करना विश्वास को कमज़ोर करता है, और यह सेवा की भावना और सहानुभूति जैसे मूल्यों की कमी को भी दर्शाता है। नैतिक दुविधा की हम बात करते हैं। पीड़ित महिलाएं जो जीवित रहने के लिए भोजन और नौकरी को मतलब भोजन के लिए और नौकरी के लिए अपनी गरिमा के बीच चयन करने के लिए मजबूर हैं, यानी कि जो वहाँ की महिलाएं हैं वो एक तरीके से उनको अपनी गरिमा, अपनी रिस्पेक्ट को बेचना पड़ रहा है उनको। मतलब वो मजबूर हैं कि अगर उन्हें भोजन जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो पालन पोषण कर सकें, अच्छे से अपने परिवार को चला सकें, जो वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा भूख से मर रहे हैं उनको बचा सकें, उनके लिए उन महिलाओं को अपनी गरिमा को बीच में लाना पड़ रहा है, यानी कि उनकी गरिमा है वो बीच में आ रही है। तो जो कि युद्ध क्षेत्रों में नैतिक संकट को उजागर करता है। संबंध और व्यापक प्रभाव की अगर हम बात करें तो वैश्विक मुद्दों से इसका क्या संबंध है। ये मुद्दा
यह युद्ध क्षेत्रों जैसे कि सीरिया, यमन में यौन हिंसा और सहायता शोषण के वैश्विक पैटर्न को दर्शाता है। और यह हैशटैग मी टू आंदोलन और ऑक्सफैम जैसे मामलों से तुलनीय है, एक तरीके से तुलनीय है, जहाँ पे सहायता कर्मियों पर शोषण के आरोप लगे हैं। SDG लक्ष्य, यह SDG 5 लैंगिक समानता और SDG 16 यानी कि शांति, न्याय, मजबूत संस्थान को प्रभावित करता है। यौन शोषण इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा डालता है। क्षेत्रीय स्थिरता की अगर हम बात करें तो गाजा में सामाजिक अस्थिरता और विश्वास की कमी दीर्घकालिक शांति प्रक्रिया जैसे कि 2 राज्य समाधान को जटिल बना देता है। भारत के लिए प्रासंगिकता क्या है, यानी कि जिस तरह की ये खबर है, अगर हम देखें एक तरीके से कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको देखें तो जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें से UPSC हो, PCS हो, तो उसमें किस तरह से ये पूछा जा सकता है। तो उसमें भारत की UN में भूमिका, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है उसमें भारत में क्या भूमिका है, और साथ ही मानवीय सहायता नीति के बारे में, और जो लैंगिक न्याय पर जोर इसके अंतर्गत दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो भारत की पहले से नीतियां हैं जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी जो नीतियां हैं, इन चीज़ों के विषय में जो है UPSC और PCS जो है वो एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछा जा सकता है। समाधान और आगे की राह की अगर हम बात करें तो इस खबर को लेकर के तात्कालिक उपाय, यानी कि अब फ़िलहाल में हम क्या कर सकते हैं। मजबूत शिकायत तंत्र इसके लिए मतलब एक तरीके से बनाना चाहिए, जिसमें कि UN और स्थानीय प्रशासन को गुमनाम और सुलभ शिकायत प्रणाली स्थापित करनी चाहिए, जिसमें रिकॉर्डिंग की अनिवार्यता न हो। यानी कि जो ये इस तरह की पहले से ही एक तो पहले से ही संस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन इस तरह की संस्थाएं यहाँ पर बनानी चाहिए जिसके अंतर्गत की रिकॉर्डिंग की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई महिला जिसको ज़रूरत है, वो अपना एक तरीके से अपनी बात को रखना चाहती है और वो न्याय मांगना चाहती है, तो उसके लिए न्याय करने की जो है वो पूरी प्रक्रिया मौजूद हो, लेकिन उसमें साथ ही रिकॉर्डिंग की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए कि अगर उसे मतलब रिकॉर्डिंग देनी ही है तो इस तरह की मान्यता नहीं होनी चाहिए। जांच और जवाबदेही, UNRWA और अन्य एजेंसियों को शामिल व्यक्तियों की स्वतंत्रता जो UNRWA और अन्य एजेंसियाँ जो हैं, इनके अंदर जो भी लोग एकदम पूरे तरीके से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, उनकी जांच करनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि क्योंकि UNRWA के खुद लोग वहाँ पर इस तरह के कार्य कर रहे हैं, इस वजह से उनकी जो है पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी गई है, उनकी स्वतंत्रता को देखते हुए उन पर जांच करनी चाहिए, और जो भी दोषी निकलते हैं वहाँ पर उनके पर बहुत ही सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो सहायता वितरण में लैंगिक संवेदनशीलता, जैसे कि महिला कर्मियों की नियुक्ति और डेटा को गोपनीयता रखना चाहिए, जैसे कि फ़ोन नंबर का संरक्षण इसमें किया जाए। यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से सुनिश्चित की जाए, जिसमें कि जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा की जा सके। और लंबे टाइम के लिए इनके दीर्घकालिक उपाय इसमें क्या हो सकते हैं। मानवीय संकट का समाधान की अगर हम बात करें तो गाज़ा में जो सहायता वितरण है, ये जो सहायता वहाँ पर दी जा रही है उसमें सुधार करना चाहिए। साथ ही नाकाबंदी में जो ढील वो करनी चाहिए। नाकाबंदी का मतलब है कि जो वहाँ के जो आसपास के क्षेत्र हैं जो कि पानी से मतलब एक तरीके समुद्र से घिरे हुए हैं, तो उन समुद्रों की वजह से जो लोग आकर के वहाँ पर सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें एक तरीके से ढील कर देनी चाहिए कि उन लोगों को आने दिया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही उसमें उन पर जो है वो एक तरीके से उन पर जो लोग आ रहे हैं नाकाबंदी के ज़रिए आ रहे हैं, तो उस नाकाबंदी पर ढील करनी चाहिए, कि लोगों को आने दिया जाए, और साथ में जो लोग आ रहे हैं उनकी एक तरीके से जांच की जानी चाहिए। अगर ये सारे जो कार्य होंगे और साथ में जो पुनर्निर्माण प्रयास हैं, इसको दोबारा बनाने के जो प्रयास हैं वो किए जाएंगे, तो एक तरीके से जो मानवीय संकट है उसका समाधान हो सकता है। लैंगिक सशक्तिकरण की बात करें तो महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर, जिसमें से कि कौशल प्रशिक्षण और माइक्रो फाइनेंस जैसी उनको सहायता दी जानी चाहिए, और साथ में सामाजिक जागरूकता अभियान वहाँ पर अगर चलाए जाते हैं, यानी कि जो महिलाएं हैं उनको एक तरीके से उनका जो कौशल है उनको प्रशिक्षण किया जाए,
उनको शिक्षा दी जाए, माइक्रो फाइनेंस पर ध्यान दिया जाए, सामाजिक जागरूकता उनको दी जाए, यानी कि वहाँ पर सामाजिक जागरूकता अभियान जो है वहाँ पर अगर चलाए जाए तो महिलाएं का जो लैंगिक सशक्तिकरण वहाँ पर हो सकता है, यानी कि महिलाओं को एक तरीके से सुरक्षा मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अगर हम बात करें तो भारत जैसे देश जो कि UNSC और UNGA में यौन हिंसा के खिलाफ मजबूत रिजोल्यूशन की वकालत कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से मतलब कि जो UNSC और UN जैसे जो संस्थाएं हैं इन पर भारत जैसे देश और बाकी जो देश हैं वो एक तरीके से इन पर मतलब एक तरीके से वकालत कर सकते हैं। एक पूरे उनके पास सबूत है, पूरे सबूत के साथ वो मतलब भारत जैसे देश यहाँ पर वकालत कर सकते हैं इन मजबूत रिजोल्यूशन को लेकर के, यानी कि वहाँ पर एक तरीके से पूरा एक तरीके से मजबूत जो है वो रिजोल्यूशन किया जाए ताकि जो इस तरह के मामले हैं वो ना हो। भारत की अगर हम भूमिका की बात करें इस खबर में तो भारत UNRWA को सहायता बढ़ा सकता है, यानी कि UNRWA जो वहाँ पर संस्था कार्य करती है उसको भारत जो है वो ज़्यादा एक तरीके से सहायता दे, लेकिन यह सुनिश्चित कर ले कि जो फंड भारत दे रहा है उसका उपयोग पारदर्शी तरीके से हो, यानी कि कोई भी इसके अंतर्गत कमी वगैरह नहीं हो, यानी कि पूरी तरीके से जो जिस काम के लिए भारत पैसा दे रहा है वही काम वहाँ पर किया जाए, वहाँ पर सहायता लोगों की जाए। भारत अपनी मिशन शक्ति को स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं के अनुभव को साझा कर सकता है जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। कूटनीतिक मंचों पर भारत मानवीय संकटों में लैंगिक न्याय को प्राथमिकता दे सकता है, यानी कितने सारे जो कार्य हैं वो भारत भी यहाँ पर कर सकता है। अगर अब हम बात करते हैं कि निष्कर्ष की इस पूरे खबर का निचोड़ या निष्कर्ष क्या है। गाज़ा में महिलाओं के यौन शोषण की घटनाएं एक गंभीर मानवीय और नैतिक संकट को उजागर करती हैं जो कि इजराइल हमास युद्ध सहायता प्रणाली की कमियों और लैंगिक असमानताओं से उत्पन्न हुआ है। स्थानीय पुरुषों जिनमें कि कुछ UN से जुड़े हुए हैं उनके द्वारा भोजन, पैसे, नौकरी के बदले यौन संबंधों की मांग ने गाज़ा की जो महिलाएं हैं उनकी असुरक्षा को उजागर किया है, और ये है CEDAW और UNSC रिजोल्यूशन 1325 जैसे वैश्विक मानवाधिकार मानदंडों का उल्लंघन करती हैं, जो कि SDG 5 जो कि लैंगिक समानता और SDG 16 जो शांति और न्याय को मतलब प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं उसके अंतर्गत भी ये बाधा डाल देते हैं। तो ये थी आज की हमारी खबर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।